दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों यह खबर पश्चिम बंगाल से संबंधित है और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। अमित शाह ने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग के तहत अब ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ गई है। इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि ममता बनर्जी ने बाकायदा मीडिया में एक बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब कभी भी अगले कुछ दिनों में गिर सकती है। आखिरकार पूर्ण बहुमत की केंद्र की सरकार, मोदी सरकार जो पूर्ण बहुमत की चल रही है, ऐसा क्या ममता बनर्जी के पास एक नुस्खा है जिसके कारण वो ये दावा कर सकती हैं कि केंद्र की सरकार किसी भी दिन गिर सकती है। मैं उस षड्यंत्र के बारे में बताऊंगा जो इस देश की विपक्षी पार्टियां मोदी की सरकार को गिराने का विचार करते हुए बना रही है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अमित शाह का वो प्लान क्या है जिसके कारण ममता बनर्जी अब ये चिंता में पड़ गई है कि कहीं वो अपनी खुद की विधानसभा की सीट ना हार जाए। असल में आपको बताऊं दोस्तों, पहली मैं चर्चा करता हूं उस बात पर जो ममता बनर्जी ने मीडिया में बयान दिया है और उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार किसी भी दिन गिर सकती है। आखिरकार ममता बनर्जी का ऐसा कहने का आधार क्या है? क्या यह केवल एक बाइट है? उत्तर है नहीं। ममता बनर्जी ने असल में जो यह बयान दिया है ये खाली ममता बनर्जी का बयान नहीं है। इसके पीछे पूरे देश का जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस और उसके अलावा वामपंथी दल, समाजवादी पार्टी, इन सबको कोई कंट्रोल करने वाला यदि कोई है तो वो देश से बाहर बैठी हुई ताकतें हैं। और वो ताकतें कब से, यानी 2014 से ही लगी हुई हैं इस चक्कर में कि किसी तरह मोदी को केंद्र सरकार से बाहर किया जाए। मोदी सरकार जब से आई है तभी से केंद्र सरकार के विरुद्ध, यानी मोदी सरकार के विरुद्ध तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कभी सीएए के नाम पर यह पूरा विपक्ष देश के मुसलमानों को सड़कों पर लाता है, उनको यह कहता है कि तुम्हारी सबकी नागरिकता चली जाएगी, जबकि नागरिकता जानी ही नहीं थी। केवल 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का सवाल था। फिर आया किसान आंदोलन। इसी तरह पूरे देश का विपक्ष झूठ बोल रहा था और किसानों के नाम पर झूठ फैलाया गया कि साहब आपके जो 3 कृषि बिल है तो काले कानून है, इसके कारण आपकी जमीनें अडानी को दे दी जाएंगी। आज वो कोरा झूठ साबित हुआ है। अब ठीक तरह इसी तर्ज पर ये पूरी विपक्षी पार्टियां एक नया मुद्दा लेकर के आ रही हैं। कोशिश इन्होंने ईवीएम को लेकर भी की है। राहुल गांधी और बाकी लोग अभी भी ईवीएम के मुद्दे पर देश के लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं, लेकिन उस मुद्दे पर जनता कोई गौर नहीं कर रही है, क्योंकि जनता समझ गई कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतती है वहां ये ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी हार जाती है वहां ये मौन हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल भी उन्हीं में से एक है। तो ममता बनर्जी ईवीएम पर कुछ नहीं बोली क्योंकि एक राज्य में इसी ईवीएम के द्वारा उनकी सरकार बनी है। अब मुद्दा नया खोजा है इन्होंने और वो मुद्दा देश के सनातनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो है वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम। ये जो वक्फ बोर्ड एक्ट है ये कांग्रेस ने जो बनाया था, उसमें वक्फ बोर्ड के जरिए मुस्लिम समाज को यह पूरी लूट की छूट दी थी कि वो देश में किसी भी जमीन पर अपना हक जता सकता है और यदि कोई भी उसको चैलेंज करने की, चुनौती देने की कोशिश करेगा तो देश की सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई नहीं होगी। उसकी सुनवाई वो वक्फ बोर्ड में ही होगी और वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं, वकील हैं, वही उसकी सुनवाई करेंगे। और इसलिए लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम सदन से पास कर दिया, लेकिन फिर जेपीसी में गया और अब जेपीसी में भी उसको पास करने के बाद देश में उस कानून को लागू करने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। तो क्या ममता बनर्जी जिस तरह का बयान दे रही हैं, ये क्या मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आशंका है कि क्या ममता बनर्जी ये जो बयान दे रही हैं कि केंद्र की सरकार किसी भी दिन गिर सकती है, क्या ममता बनर्जी का कोई ऐसा प्लान है कि वो जैसे ही वक्फ बोर्ड एक्ट पास होगा और देश में लागू होगा तो वो कुछ बवाल कराएंगी, कुछ दंगे फसाद कराने की योजना है? क्योंकि जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में प्रवेश किए हैं, जिनकी संख्या आज लगभग 5 करोड़ बताई जाती है, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। 5 करोड़ लोग, सोचिए पूरी दुनिया में कहीं भी अगर किसी भी कोने में खड़े हो जाएं तो बवाल करने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए, विद्रोह करने के लिए बहुत बड़ी संख्या होती है। बांग्लादेश में अभी अभी हमने ये जोर शोरस का प्रयोग देखा है कि किस तरह से शेख हसीना की सरकार को, चुनी हुई सरकार को वहां हटा दिया गया विद्रोह कराकर।
क्या ममता बनर्जी के दिमाग में, विपक्षी पार्टियों के दिमाग में इसी तरह की कोई प्लानिंग चल रही है कि हम जैसे ही वक्फ बोर्ड बिल पास होगा तो मोदी के विरुद्ध इस तरह का माहौल बनाएंगे और देश में दंगे फसाद करा देंगे, क्योंकि इनके पास उन सब लोगों से कांटेक्ट हैं जो घुसपैठिए और रोहिंग्या इस देश में कहीं भी रह रहे हैं। तो ममता बनर्जी के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो कोई एजेंसी तभी जान पाएगी जब इनका नार्को टेस्ट हो या पॉलीग्राफी टेस्ट हो। इसके अलावा आप किसी नेता के दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, ये नहीं जान सकते। दुर्भाग्य से हमारे देश का कानून ऐसा है कि इस देश के नेता कुछ भी षड्यंत्र करें, कुछ भी बयानबाजी करें, कुछ भी लोगों को भड़काएं, उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, और की भी जाती है तो बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े वकीलों के सामने मैडम सर यही कह के एजेंसियों को बात करनी होती है, जबकि आम चोर चोरी करने के बाद भी तब तक वो राज नहीं उगलता जब तक उसको फट्टे नहीं लगते। तो इन नेताओं को ये प्रिविलेज मिलता है और इसी के कारण इन नेताओं को लगता है कि हमसे कौन पूछ सकता है। तो राज राज ही रहेगा या केंद्र सरकार, मोदी सरकार इसके बारे में कोई कानून बनाएगी, ये तो दूर की बात है। लेकिन उस प्लानिंग का एक हिस्सा मुझे लगता है विपक्ष पार्टियां कर रही हैं। इनको इंतजार केवल इस बात का है कि कैसे ही ये बिल पास होगा तो हम देश के मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पे उतारेंगे। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं राशिद अल्वी, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया, वक्फ बोर्ड एक्ट अगर पास हुआ, गवर्नमेंट लाई, तो मुसलमानों को सड़कों पे आ जाना चाहिए। सीधा उपसार है। ममता बनर्जी भी क्या पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों को, जिनकी आबादी 27% है, उनको भड़का कर सड़कों पर उतारना चाहती है? ये प्लानिंग उनकी क्या है? किस बिना पर उन्होंने ये कह दिया कि मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है? ये मोदी सरकार की एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहते हुए ममता बनर्जी से पूछताछ करना चाहिए। ये होगा नहीं। दूसरे मुद्दे पर आता हूं जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा। दूसरा मुद्दा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2026 में पश्चिम बंगाल में बनेगी। आप कहेंगे कैसे बनेगी, अभी तक तो कुछ हालात दिखाई नहीं दिए। तो मैं आपको बता रहा हूं। एक नंबर बात यह है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, उससे देश की हर विपक्षी पार्टी घबराती है, क्योंकि किसी भी विपक्षी पार्टी के पास उस तरह का काडर नहीं है जैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जमीन पर उतरकर पिछले 10 साल से पश्चिम बंगाल में गांव गांव, गली गली वो गहन संपर्क कर रही है। कार्यक्रम हो रहे हैं, मोहन भागवत जी लगातार वहां जा रहे हैं और इसका असर इस बार आपको दिखाई देगा। इस बार ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं, यानी टीएमसी के जो गुंडे हैं, जो बूथ कैप्चरिंग करके अभी तक चुनाव जीतते आए हैं, उनका मुकाबला उन्हीं की भाषा में होगा। ऐसा शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा पिछली बार भी की थी, लेकिन इस बार मजबूती से यह मुकाबला किया जाएगा। इसकी तैयारी पिछले काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा चल रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का काडर है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने नेताओं को ब्लॉक स्तर तक, बूथ स्तर तक भी मजबूत करने में लगी हुई है। मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी चल रही है। कैसे अधिक से अधिक वोटिंग कराई जाए, कैसे ममता बनर्जी के घोटालों का खुलासा किया जाए। और जो भद्रलोक है, भद्रलोक के अंदर आपको बता दूं, भद्रलोक पश्चिम बंगाल की भाषा है, वहां पढ़े लिखे लोगों को बोलते हैं। भद्रलोक में भी अब यह चर्चा है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की बात हुई थी, उसके बाद से लोग गुस्से में हैं और इसलिए भद्रलोक भी जो ममता के साथ अभी तक थे, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, ये पक्का श्योर है। इसके अलावा सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाला एक जो काम है, जो घोषणा है, वो ममता बनर्जी के लिए वो है कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये घोषणा कर दी है कि इस बार हम अधिक सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। ये पिछली बार भी चुनाव मैदान में 7 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन चुनाव उस तरह से नहीं लड़े थे। इस बार अमित शाह की ये योजना है, या यूं कहें कि अमित शाह का फैलाया हुआ जाल है, जिसमें ममता बनर्जी इस तरह फंसेगी कि जो 27% मुसलमानों की वोट, उनके बारे में वो ये सोचती है कि ये तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, तो वो अब उसके लिए सपना होने वाला है। ये 27% वोट कम से कम इस चुनाव में 2 जगह तो बंटना तय है, 3 जगह भी कहीं कहीं मुझे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और इसी की तैयारी ये अमित शाह की प्लानिंग है। और अब आप देखेंगे कि ओवैसी अधिकांश सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारने जा रहे हैं जो मुस्लिम बहुल एरिया हैं, जो मुस्लिम
बहुल क्षेत्र हैं विधानसभा के, उन सब पर AIMIM अपने कैंडिडेट को उतारने जाएगी। नंबर 2, कांग्रेस भी वहां बेशक दिल्ली की तरह अनमने मन से लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस भी बिना TMC के मदद के वहां अपने प्रत्याशी को उतारने जा रही है। इसकी भी तैयारी हो रही है और इसलिए नए फॉर्मूले के साथ चुनाव होगा। तो निश्चित जानिए, शुवेंदु अधिकारी ने जिन्होंने कहा भी है, और ममता बनर्जी को फंसाने के लिए शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को एक चुनौती दी है। उन्होंने नंदीग्राम में चुनौती दी थी, ममता बनर्जी ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और नंदीग्राम पहुंच गई। शुवेंदु अधिकारी ने उनको हार दिखाई। वो तो ममता बनर्जी जानती थी कि मैं हारूंगी, तो 2 जगह से चुनाव लड़ी थी और इसके बाद वो बाद में दूसरी सीट से जीती। लेकिन इस बार फिर से शुवेंदु अधिकारी ने कहा है, और उन्होंने कहा कि ममता दीदी अपना गृह क्षेत्र छोड़कर क्यों जाती हो, अगर दम है तो भवानीपुर सीट से लड़के दिखाओ जो आपकी गृह सीट है। अब आपको बता दें कि गृह क्षेत्र है ममता बनर्जी का भवानीपुर, और शुवेंदु अधिकारी ने उस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी लगभग 1 साल पूरा है और शुवेंदु अधिकारी पिछले 1 साल से यहां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नंदीग्राम से अगर ममता बनर्जी ने कोशिश की, जो कि नहीं करेगी, वहां से भी हारेंगी, और भवानीपुर सीट पर अगर ममता बनर्जी चुनौती स्वीकार कर लेती हैं, तो यहां भी आपको बता दूं, हालांकि 2011 और 2016 में ममता बनर्जी यहां से जीती है, लेकिन इस बार क्या शुवेंदु अधिकारी की चुनौती को ममता बनर्जी स्वीकार करेगी? यदि किया तो निश्चित मानिए कि नंदीग्राम की तरह यहां भी शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हराएंगे। और यदि चुनाव लड़ती है तो निश्चित मान लीजिए कि जैसा दिल्ली में केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के क्षेत्र में घेरा, आतिशी के सामने मजबूत प्रत्याशी उतारकर आतिशी को घेरा, मनीष सिसोदिया को उनके क्षेत्र में घेरा जंगपुरा सीट से, ऐसे ही भवानीपुर से ममता बनर्जी को घेरने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। ममता बनर्जी अगर चुनाव में उतरती है भवानीपुर से, तो अगर नहीं उतरती है तो उनका अपमान होने वाला है और वो चुनौती को स्वीकार करने वाली महिला है। तो अगर नहीं किया तो बीजेपी कहेगी देखो ममता बनर्जी डर गई, अपने गृह क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रही है। और अगर स्वीकार किया तो निश्चित मानिए कि उनको वहां भारतीय जनता पार्टी सांस भी लेने नहीं देगी। तीसरी बात, टीएमसी में अंदर अंदर फूट है, अंदर अंदर टूट होने के चांस हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि ऐसा कोई भी प्रत्याशी जिसके ऊपर कोई आरोप है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसा किसी भी व्यक्ति को, टीएमसी के नेता को बीजेपी में वो शामिल करके टिकट नहीं देंगे। दिल्ली में भी आपने देखा कि कुछ भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए थे आम आदमी पार्टी के लोग, लेकिन सबको टिकट नहीं मिला और कुछ को टिकट मिला, कुछ को कहा कि आप काम करिए, आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद आपको आगे बीजेपी में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, कुछ को प्रवक्ता बनाया। ठीक उसी तर्ज पर इस बार पिछले वाला काम पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं करेगी कि टीएमसी से कोई आया, तुरंत टिकट मांगा, फिर वो वापस चला गया। अब ये नहीं होगा, ये ना चोलबे। और इस बार केवल कमल खिलेगा पश्चिम बंगाल में, ये लिख कर रख लीजिए। रही बात ममता बनर्जी की केंद्र सरकार को गिराने की बात बोलने की, तो यह भी ममता बनर्जी का सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि केंद्र की एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, सतर्क हैं। अगर कोई भी ऐसी हिमाकत करने की कोशिश करेगा, या तो शिकार होगा केंद्रीय सुरक्षा बलों के, या वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। तो ये खबर थी, आपको बताना था, और ये बीजेपी वालों के लिए खुशखबरी हो सकती है, वहीं विपक्ष के लिए बड़ा झटका हो सकता है, जो ये सोच रहे हो कि मोदी सरकार को हम गिरा देंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।